हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, से हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन, जिसके अंदर हमने एक्सरे ट्यूब के कैथोड यानी फिलामेंट की बात की थी एंड फिलामेंट के सब पार्ट स्पेस चार्ज इफेक्ट की हमने बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे ट्यूब के एनोड को, जिसे हम टारगेट के रूप में यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन का टारगेट पॉइंट होता है एंड यहीं पर बनती हैं अपनी एक्सरेज। एक्सरेज के प्रोडक्शन के पीछे की जो फिजिक्स होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस एनोड या टारगेट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। आइए बात करते हैं हम इसके एनोड यानी कि टारगेट की। देखिए, एनोड या टारगेट को हम यहाँ पर 4 सब पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक पॉइंट्स है ये। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, देन हम जानेंगे एनोड के टाइप्स, उसके बाद हम जानेंगे कि एनोड मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एंड देन हम जानेंगे कौन कौन से मटेरियल्स को हम एनोड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनोड को बनाने में किन मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? एनोड इज द टारगेट इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। एनोड किसी भी एक्सरे ट्यूब का टारगेट इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि वह इलेक्ट्रोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं और वहाँ से एक्सरेज बन के बाहर निकलती है, उसे अपन कहते हैं टारगेट पॉइंट या फिर टारगेट इलेक्ट्रोड। अब ये जो टारगेट इलेक्ट्रोड होता है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि आने वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उसको आसानी से कैचअप कर सके, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और जो आने वाले जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे आके स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं एंड देन यहाँ पर एक फिजिक्स घटित होती है। यहाँ पर इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और उस मटेरियल के बीच में एंड आफ्टर देन इंटरेक्शन यहाँ पर हीट एंड एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, जिसमें 99% हीट प्रोड्यूस होती है एंड अप्रोक्सीमेट 1% यहाँ पर एक्सरेज बनते हैं उस टोटल एनर्जी का। तो इसीलिए इसे सोर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन भी कहा जाता है, टारगेट को या फिर एनोड को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो एनोड को हम इसके रोटेशन के आधार पर इसको 2 सब टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है स्टेशनरी एनोड, जो कि जनरली यूज करते हैं, एंड सेकंड है रोटेटिंग एनोड। ठीक है, देखिए स्टेशनरी जो एनोड होता है इसका जो सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो स्टेशनरी एनोड का ही हुआ था। तो स्टेशनरी एनोड क्या होता है? यहाँ पर स्टेशनरी एनोड की जो साइज एंड शेप होती है वो स्क्वायर शेप में होता है, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, या तो वर्गाकार होता है या फिर रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। डायमेंशन की बात करें तो ये 1/1 सेंटीमीटर से अधिक का डायमेंशन होता है, इसका एरिया होता है। एंड थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 mm की इसकी थिकनेस होती है, 2 से 3 mm ये मोटा होता है। रोटेटिंग एनोड की बात करें वहीं हम, तो रोटेटिंग एनोड में हम यहाँ पर एक डिस्क का यूज करते हैं। उस डिस्क को मोटर की सहायता से रोटेशन प्रदान किया जाता है, ताकि जो हीट का कंजप्शन है वो अच्छे से हो सके, हीट का डिसिपेशन अच्छे से हो सके। इसलिए इसको इजाद किया गया था, इसका इन्वेंशन किया गया था। और यहाँ पर जो डिस्क है उसका डायमीटर लिया जाता है 75 से 200 mm के बीच में। 200 या इससे अबाव की जो डायमीटर की जो डिस्क है वो हम सीटी स्कैन के अंदर एंड फ्लोरोस्कोपी मशीन्स के अंदर यूज करते हैं। अब देखिए क्यों यूज करते हैं उनको, हम ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक बार उससे बात करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि स्टेशनरी एनोड किस तरह का होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसके अंदर देखिए जो कॉपर का जो एक ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर एक आयताकार प्लेट क्या है, अंतर्निहित है। इस आयताकार प्लेट को ही हम टारगेट कहते हैं और यहीं पे इलेक्ट्रॉन आके फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। और ये जो पोर्शन है ये पूरा कॉपर का बना होता है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे रोटेटिंग एनोड को, तो यहाँ पर एक डिस्क है ये। इस डिस्क के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं और यहीं से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। एंड इस डिस्क को एक स्टेम की सहायता से यहाँ पर कॉपर ब्लॉक के अंदर जोड़ा जाता है, जिसको हम रोटर कहते हैं इसका। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है। अब देखिए बात करें हम इसको कि क्यों यूज किया जाता है लार्ज डायामीटर सीटी एंड फ्लोरोस्कोपी के अंदर।
इसका बेसिक क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिकॉज इन सीटी एंड फ्लोरोस्कोपी रिक्वायर कंटिन्यूस एक्सरे एक्सपोजर फॉर ए लॉन्गर टाइम, not just single shot exposure like than routine X-ray machines. This produce very high heat load on the anode, so a larger area absorb more heat. अब इसका कारण ये होता है कि जो सीटी एंड फ्लोरोस्कोपी है उसके अंदर हमें कंटिन्यूस एक्सपोजर चाहिए होते हैं एक लंबे समय के लिए, ठीक है। वहीं यदि हम रूटीन एक्सरे मशीन्स की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या होता है, एक सिंगल या शॉर्ट एक्सपोजर हमें रिक्वायर होता है। तो ये दोनों का जो मामला है अलग है। रूटीन एक्सरे मशीन के अंदर एक सिंगल शॉट में हम इमेज बनाते हैं, वहीं सिटी स्कैन के अंदर कुछ टाइम के लिए स्कैन करना होता है पूरी बॉडी को, एंड फ्लोरोस्कोपी में भी कुछ इसी तरह का होता है, लाइव इमेज चलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सपोजर टाइम है वो लंबा हो जाता है। लंबा होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं टारगेट के ऊपर, उसका टाइम भी लंबा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम का मतलब है कि ज़्यादा समय के लिए एक्सरेज बनना। तो ज़्यादा समय के लिए एक्सरेज कब बनेंगी, तब ज़्यादा समय के लिए इलेक्ट्रॉन्स टारगेट से स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ होता क्या है कि ज़्यादा मात्रा में हीट बनते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो टारगेट है या एनोड है उसका डायमीटर बढ़ा लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो अब्जॉर्ब कर सके या अवशोषित कर सके। अब एडवांटेज क्या होते हैं लार्ज डायमीटर एनोड के? तो फर्स्ट एडवांटेज है इसका इंक्रीज हीट कैपेसिटी, दैट मीन कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर मोर हीट विदाउट डैमेज। इससे क्या होता है, लार्ज डायमीटर यूज करने से हीट की कैपेसिटी को अब्जॉर्ब करने की, उसकी जो क्षमता होती है हीट को अब्जॉर्ब करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है बिना किसी मैकेनिकल डैमेज के। सेकंड है बेटर हीट डिसिपेशन। हीट को अच्छे से डिसिपेट कर पाएगा, अच्छे से उसका अपव्यय कर पाएगा। ज़्यादा बड़ा अगर हम डायमीटर यूज लेंगे तब तो लार्ज स्पेस या एरिया मिलेगा, जिससे उसकी क्या होगी, फास्टर कूलिंग होगी, यानी कि फास्ट रूप से रेडिएट कर पाएगा। जिसके सरफेस एरिया किसी भी मेटल का ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट कर पाता है, हीट का डिसिपेशन ज़्यादा कर पाता है। प्रिवेंट एनोड डैमेज ड्यूरिंग कंटिन्यूस ऑपरेशन। कंटिन्यूस ऑपरेशन के दौरान एनोड के डैमेज से हम बच सकते हैं, वो जिसका यही कारण होता है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। मेंटेन इमेज क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेबल मतलब रेगुलरली हमें एक्सरे आउटपुट प्राप्त होता है लॉन्ग एक्सपोजर के दौरान। तो बात यह है कि यहाँ पर कि इसके इन सब चीज़ों को देखते हुए भी इसको मैकेनिकल डैमेज के रिस्क से बचाने के लिए यहाँ पर इसके जो डायमीटर होता है, डिस्क होती है, उसके ऊपर रेडियल स्लॉट्स दिए जाते हैं। मतलब कुछ मात्रा में उसको कट लगाए जाते हैं रेडियस के अंदर, ठीक है, उस पूरी डिस्क के अंदर, जिसको अपन कहते हैं रेडियल स्लॉट्स। तो इस प्रकार का जो एनोड होता है उसको हम स्ट्रेस रिलीव्ड एनोड कहते हैं, जिससे क्या होता है उसके मैकेनिकल डैमेज के या क्रैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक एनोड मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन से प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जिसके अंदर फर्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो गलनांक बिंदु है हाई होना चाहिए, टू टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान को सहन करने के लिए। सेकंड है हाई एटॉमिक नंबर, यानी कि उच्च परमाणु क्रमांक, टू इंक्रीज एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एक्सरे प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमने ब्रिमस्टलन के अंदर पढ़ा था कि जिसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर हाई होगा उसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ब्रिमस्टलन प्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। थर्ड है यहाँ पर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उच्च ऊष्मीय चालकता फॉर रैपिड हीट डिसिपेशन, बहुत जल्दी ऊष्मा का अपव्यय करने के लिए उस मटेरियल की जो उसमें चालकता है वो ज़्यादा या उच्च होनी चाहिए। फोर्थ है लो वेपर प्रेशर, उस मटेरियल का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर इवेपोरेशन यानी वाष्प के रूप में बदलने की जो दर होती है उसको बोलते हैं अपन इवेपोरेशन।
उसको उससे बचने के लिए, यानी कि यदि तापमान ज़्यादा होता है उस केस में ये वो मेल्ट होके वेपोरेट होता है, तो उसका जो वेपोरेशन है उसका वो कम होना चाहिए, मतलब वेपोरेशन कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वेपर के रूप में वेपर उसकी कम बननी चाहिए, कम वेपर बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा एक्स-रे ट्यूब के अंदर कम होगा। एंड फिफ्थ है इसके अंदर इजीली मशीनेबल, यानी कि हम उसको इजीली मतलब मशीन्स के द्वारा एक स्मूथ सरफेस के अंदर कन्वर्ट कर सकें या प्रिपेयर कर सकें, इस तरह का होना चाहिए। अब इन सभी को देखते हुए यहाँ पर ये सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए कुछ मटेरियल्स को हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर जो एनोड को बनाने के लिए यूज होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है टंगस्टन, जो कि बेसिक इसका मटेरियल होता है जिसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। सेकंड है यहाँ पर कार्बन, जिसका अपर रूप ग्रेफाइट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है यहाँ पर मोलिब्डेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 42 है। फोर्थ टंगस्टन रेनियम अलॉय, जिसका रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, 90% जिसके अंदर टंगस्टन होता है एंड 10% रेनियम होता है। एंड फिफ्थ यहाँ पर आता है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर टंगस्टन की। देखिए टंगस्टन को हम ज़्यादातर टारगेट मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट वाइडली ये यूज होता है। अब टंगस्टन के अंदर वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक एनोड मटेरियल के लिए रिक्वायर होती है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत उच्च होता है, वेरी हाई होता है। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी हाई होता है, 74 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो उससे क्या होता है एक्सरेज का जो प्रोडक्शन होता है वो भी एफिशिएंट रूप से होता है। एंड फोर्थ है यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी, जो इसकी लो होती है, जो इसका ड्रॉबैक है। इसीलिए इसको क्या होता है इसके लिए हम इसकी जगह मतलब इसको एम्बेडेड किया जाता है, अंतर्निहित किया जाता है कॉपर के ब्लॉक के अंदर, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 400 वोल्ट पर मीटर केल्विन होती है। तो इस चीज़ के ड्रॉबैक के लिए हम यहाँ पर कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, एक इसका एटॉमिक नंबर है टंगस्टन का, एंड इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है टंगस्टन की, एंड साथ ही आपको कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी भी आपको मैम याद रखनी है, 400 वोल्ट पर मीटर केल्विन होती है। एंड साथ ही हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो टंगस्टन का वेपर प्रेशर भी लो होता है, ये भी एक इसका मतलब फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो 5000 किलो पास्कल होता है जो कि लो होता है, सो इसके अंदर जो इवेपोरेशन होता है वो भी कम हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की, जो कि सामान्यतः पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है एंड लार्ज जो डायमीटर वाले एनोड्स होते हैं उनके अंदर। ड्यू टू ब्लैक सरफेस, इसकी ब्लैक सरफेस के कारण ये हीट का अच्छा रेडिएटर होता है, हीट को अच्छे से आसानी से ये क्या करता है उत्सर्जित कर सकता है, क्योंकि एक ब्लैक बॉडी होती है वो आसानी से हीट को अब्जॉर्ब भी ज़्यादा मात्रा में कर सकती है और हीट को इमिट भी वो ज़्यादा मात्रा में करती है, एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा उत्सर्जक होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लैक सरफेस होने के कारण ये गुड हीट रेडिएटर होता है। एंड साथ ही इसका एक और एडवांटेज होता है कि इसका वेट लाइट होता है, तो ओवरऑल जो वेट होता है एनोड का उसको रिड्यूस कर देता है डिस्क को। एंड इसी साथ ही ये जो डिस्क को क्या करता है इजी बनाता है रोटेशन के लिए हाई स्पीड के ऊपर। ज़्यादा स्पीड के ऊपर भी यदि इसका वेट कम होगा तो अच्छी खासी इसको स्पीड या रोटेशन मिल सकेगा इस डिस्क को। एंड साथ ही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी इसका एक बेसिक एडवांटेज होता है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट नहीं हो पाता है। ग्रेफाइट क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है एंड स्टोर कर सकता है, ये भी इसका एक बेसिक एडवांटेज है। एंड प्रिवेंट करता है कंटिन्यूस एक्सपोजर के दौरान ओवर हीटिंग से एक्सरे ट्यूब को, जनरली सीटी एंड फ्लोरोस्कोपी के अंदर। आप देख सकते हैं ग्रेफाइट को यहाँ पर जो ब्लैक वाली जो सरफेस दिख रही है बैकिंग मटेरियल है, ये ग्रेफाइट है। इसके बाद मोलिब्डेनम है एंड मोलिब्डेनम के ऊपर टारगेट ट्रैक बना करके वहाँ पर फिट की जाती है यहाँ पर टंगस्टन रेनियम अलॉय। तो नेक्स्ट हम बात करें मोलिब्डेनम की, जिसका परमाणु क्रमांक 42 होता है। मोलिब्डेनम की क्या होती है, हायर हीट कैपेसिटी होती है टंगस्टन की तुलना में, हीट को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है टंगस्टन की तुलना में। दैट्स वाई इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको एनोड के स्टेम बनाने में और साथ ही एनोड के डिस्क बनाने में। और इसके ऊपर एक एक कट लगा करके
एक ट्रैक बनाया जाता है, फोकल ट्रैक, और उस ट्रैक के अंदर ही हम टंगस्टन प्लस रेनियम अलॉय को फिट करते हैं एक रेडियल स्लॉट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे वाला पोर्शन है ये ग्रेफाइट है, उसके बाद में ये मोलिब्डेनम का है। एंड मोलिब्डेनम के ये जो पूरा पोर्शन है ये भी मोलिब्डेनम है, यहाँ पर ये भी मोलिब्डेनम है। एंड जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये टंगस्टन है, ये फोकल ट्रैक है, और ये टंगस्टन प्लस रेनियम अलॉय का बना होता है। और वैसे अगर जनरली देखा जाए तो इसको डायरेक्टली हम टारगेट के रूप में मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं, क्योंकि मेमोग्राफी में हमें क्या होती है, सॉफ्ट एक्सरे चाहिए होती है, जो सॉफ्ट टिश्यू के कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। सॉफ्ट एक्सरे का मतलब होता है कि जिनकी एनर्जी सबसे कम हो। तो देन हम इसके बाद बात करते हैं इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। तो आप इसको एक बार यहाँ पर TS के अंदर देख सकते हैं कि इसका ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ये तो देखिए आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये तो है यहाँ पर ग्रेफाइट कार्बन, एंड इसके ऊपर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पिंक कलर का, ये मोलिब्डेनम मेटल है। एंड मोलिब्डेनम के अंदर ये देखिए स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रैक दिया गया है। इस स्लॉट के अंदर जो भी मेटल भरी हुई है ये ग्रे कलर के अंदर, ये टंगस्टन एंड रेनियम अलॉय होती है। और इसका साइड भी आप इस तरह से देख सकते हैं। मोलिब्डेनम का यूज़ हम इसका स्टेम को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड देन इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे रोटर होता है जो इसको घुमाने का काम करता है, और वो रोटर बनाते हैं हम यहाँ पर कॉपर का। ठीक है, इसके बाद हम टंगस्टन रेनियम अलॉय की बात करें तो टंगस्टन रेनियम अलॉय के अंदर 90% तो टंगस्टन होता है, 10% रेनियम होता है। इसका जो बेसिक एडवांटेज होता है, सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग और टफर बनाता है ये रेनियम उस टारगेट को, यानी कि टारगेट को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और टफ बनाने के लिए हम रेनियम मेटल को मिक्स करते हैं 10% टंगस्टन टारगेट के अंदर, जिससे क्या होता है इसकी सरफेस स्पिटिंग और क्रैकिंग से हम बच सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रैक है यहाँ पर इस डिस्क के अंदर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी क्रैकिंग्स उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर ये क्रैकिंग है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बारीक बारीक दानेदार संरचना दिख रही है, ये पिटिंग है। तो इन क्रैकिंग और जो पिटिंग है उससे बचने के लिए हम यहाँ पर रेनियम अलॉय इसके अंदर मिक्स करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कॉपर की, तो कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। कॉपर की बात करें तो इसका जो बेसिक इसका जो एडवांटेज होता है ये होता है कि एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, और लार्ज हीट कैपेसिटी होती है, मतलब ऊष्मीय चालकता भी अच्छी होती है, और हीट को धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी इसकी अच्छी खासी होती है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली टारगेट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं इसको स्टेशनरी एनोड्स के अंदर, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर बेकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अभी एक के स्लाइड के अंदर देखा था इसका डायग्राम, ये देखिए स्लाइड के अंदर ये, तो ये क्या है यहाँ पर, ये ब्लॉक है ये पूरा कॉपर का। ठीक है, इसके अंदर एम्बेडेड किया जाता है, यानी कि अंतर्निहित किया जाता है ये टंगस्टन का स्क्वायर शेप का स्टेशनरी टारगेट। ठीक है, इसके अंदर ये फिक्स किया जाता है, और यहीं पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आकर के स्ट्राइक करते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है ये। तो कॉपर का इस्तेमाल स्टेशनरी एनोड के अंदर बेकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है, या फिर ब्लॉक को बनाने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर अपना टारगेट एम्बेडेड होता है स्क्वायर शेप में। एंड यहीं हम स्टेशनरी एनोड की बात करें तो वहाँ पर जो रोटर होता है स्टेशनरी एनोड का, उसको बनाने के लिए हम कॉपर धातु का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिमूव कर सके, हीट का चालन कर सके, और हीट को धारण कर सके। हीट को कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये मोलिब्डेनम तो देख ही रहे हो आप, जिससे डिस्क बनी है, और साथ ही ये स्टेम बना है, और ये आप कॉपर देख रहे हो जिससे रोटर को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। देखिए मेन जो टारगेट होता है वो टंगस्टन होता है, इसके साथ में 10% रेनियम मिक्स करके टंगस्टन रेनियम अलॉय बनाई जाती है, और जिसको टारगेट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन के जो बेसिक के जो फ़ायदे होते हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक, वो इसका हाई मेल्टिंग एटॉमिक नंबर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 74 इसका परमाणु क्रमांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड लो वेपर प्रेशर होता है 5000 किलो पास्कल।
तो ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड देन हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर क्या होता है, एक्सीलेंट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है ताकि अच्छे तरीके से हम हीट को रिमूवल कर सके, इसलिए कॉपर को हम बैकिंग मटेरियल के रूप में एंड साथ ही रोटर को बनाने के लिए यूज करते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम रोटेटिंग एनोड्स में यूज करते हैं। एक हीट का गुड अच्छा रेडिएटर होता है हीट का, साथ ही मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसलिए बेटर हीट डिसिपेशन के लिए कार्बन के ग्रेफाइट अपर रूप का हम बैकिंग के लिए यूज करते हैं रोटेटिंग एनोड्स के अंदर। मोलिब्डेनम रोडियम की बात करें तो मोलिब्डेनम रोडियम का हम जो रोटेटिंग एनोड होता है उसके डिस्क और स्टेम को बनाने के लिए यूज करते हैं। वहीं यदि इसके डायरेक्ट टारगेट की बात करें तो मेमोग्राफी में इसका डायरेक्ट टारगेट बनाए जाते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं। लार्ज डायमीटर एनोड की बात करें तो सिटी एंड फ्लोरो में यूज़ किए जाते हैं, जिनके ऊपर रेडियल स्लॉट्स दिए जाती हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लीव्ड एनोड भी कहते हैं। और इन्हीं के ऊपर एक ट्रैक बनाया जाता है टंगस्टन रेडियम एलॉय का, जिससे इसकी जो हैंडलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी होती है उसको हम अच्छे खासी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। So friends, how was today's video lecture? Do tell me in the comment box. And if you have any doubt in any part of this topic, write in the comment box. You will definitely get the solution. Thank you for watching this lecture. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to RT Lectures. And press the bell icon to stay updated with our latest radiology lectures. This is RT Lectures, simplified radiology for your exams and practice. See you in the next interesting video lecture. Take care. Till then, bye bye.